हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कृतिका बुक का पाठ माटी वाली करेंगे। इसके लेखक हैं विद्यासागर नोटियाल। इस लेसन का मैं आपको सारांश में समझाऊंगी, इसका सार समझा दूंगी। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। माटी वाली नामक पाठ विस्थापितों की समस्या पर आधारित है। माटी वाली एक औरत है। वो इसका नाम माटी वाली क्यों पड़ा? क्योंकि वो माटी ही बेचती थी। टिहरी के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले के आखिरी घर की खोली में पहुंचकर माटी वाली ने अपना कनस्तर उतारा। टिहरी शहर में सब उसे जानते थे तथा वह सबको जानती है। वह सबको लीपने वाली लाल मिट्टी पहुंचाती है। उसी के कारण लोगों के चूल्हे जलते हैं। उसके बिना लोगों को लिपाई की समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि ये मिट्टी वहाँ पर भेजती है, उस मिट्टी से चूल्हे की लिपाई होती है। और ये माटी वाली एक ही है, उसकी कोई और भी दूसरी कोई माटी वाली है नहीं, इसलिए सभी लोग उसको तो जानते ही जानते हैं। और उसका जो जिस पर मिट्टी लेके आती है, कनस्तर सा बट्ठल जिसको बोलते हैं, तो उसको भी वो लोग पहचानते हैं। लाल मिट्टी पहुंचाने वाली वही अकेली औरत है। शहर में कहीं माठा खान है नहीं। नदियों के तटों पर रेतीली मिट्टी है जिससे लिपाई नहीं हो सकती, इसलिए नए नए किराएदार भी उसकी मिट्टी को देखकर उसके ग्राहक बन जाते हैं। वह हरिजन परिवार की नाटे कद की एक बुढ़िया है। तो माटी वाली को जैसे कोई मालकिन रोटी देती है, तो उसके बारे में इस लेसन के अंदर क्या कहा है कि घर की मालकिन ने उसे कच्चे आंगन में मिट्टी उड़ेलने के लिए कहा। माटी वाली ने अपना कनस्तर एक कोने में उड़ेल दिया। मालकिन ने उसे खाने के लिए 2 रोटियां दी। उसके लिए चाय लेने के लिए वो रसोई में चली गई। पीछे से माटी वाली ने इधर उधर देखा और एक रोटी को सिर पर रखे कपड़े में लपेट लिया। मालकिन के आने पर वह यूं ही मुंह चलाने लगी ताकि मालकिन को ऐसे लगे कि वो एक रोटी खा रही है। असल में वो एक रोटी अपने पति के लिए बचाकर जाती है। उसने सोचा कि वह रोटी अपने बुढ़े को दे देगी। बुढ़े मीन्स उसका पति जो बूढ़ा है, वो बीमार सा है, वो काम नहीं करता और घर और बच्चे हैं नहीं, तो ये मिट्टी का काम ढोने का काम करती है। उसी से ही जो पैसा मिलता है या थोड़ी बहुत उसको खाना मिल जाता है, उसी से ही दोनों वो गुजारा करते हैं। मालकिन ने उसे चाय देकर कहा कि यह चाय के साथ रोटी निगल ले। आज साग नहीं है। साग मीन्स आज कोई सब्जी नहीं है। माटी वाली बोली, चाय भी बहुत अच्छा साग है मालकिन, कि जो चाय है रोटी चाय के साथ खा लें तो कई बार सब्जी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, तो वो कह रहे कि चाय भी है वो एक अच्छा साग है। मालकिन ने कहा, भूख अपने में एक साग होती है, भूख मीठी के भोजन मीठा। क्योंकि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो पेट है, भूख लग रही है, उसके लिए खाना चाहिए। उस समय हम ये नहीं देखते कि ये स्वाद है, इसमें स्वाद है या नहीं है, ये खाने के लिए। वो सोचते चलो बासी है, जो भी है, पहले पेट भर लें। तो माटी वाली ने पीतल के गिलास में चाय सुड़कते हुए कहा कि तुमने पीतल के गिलास बहुत संभाल कर रखे गए हैं। क्योंकि मालकिन के घर में पीतल के बर्तन हैं। आमतौर पर घरों में देखा जाता है कि पीतल के बर्तन नहीं होते, क्योंकि नए बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि पीतल क्यों रखे, या स्टील का भांडे होने चाहिए या कोई कांच के भांडे होने चाहिए। स्टील उनको अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन मालकिन ने बड़े संभाल के रखे हुए हैं। वो कहते हैं कि पुरखों की जो कमाई से बनाए गए ये पीतल के बर्तन है, उसको मैं कौड़ी के भाव में नहीं बेच सकती। मालकिन बोली, पुरखों की चीज़ों से सबको मोह होता है, इसलिए मैं इस बर्तन को कभी नहीं बेचती। मैं तो यह सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में इस टिहरी शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि वहाँ बांध बन रहा है। तो उनको है कि सब लोगों को वहाँ से वो जगह छोड़कर कहीं और बसना होता है। तो वही इसके अंदर ये विस्थापितों की जो समस्या है उसका ही वर्णन है, इसके बारे में बात कर रही है वो। माटी वाली बोली, जमीन जायदादों के मालिक तो किसी न किसी ठिकाने पर चले ही जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा? मेरी तरफ कोई देखने वाला नहीं है।
क्योंकि इसको भी जहाँ से ये माटी खोद कर लाती है वो भी किसी आदमी ने, किसी मालिक ने उसको थोड़ी सी ज़मीन दे दी कि इसमें से मिट्टी खोद ले और अपना गुजारा कर ले। और इसके जो कागज़ात के नाम है वो इस माटी वाली के चढ़े हुए नहीं है, इसके नाम की नहीं है। चाय पीकर माटी वाली दूसरे घर में चली गई। वहाँ से मिट्टी ले आने का आदेश मिला, साथ में 2 रोटियां भी मिली। उसने उसे भी कपड़े के छोर में बांध लिया अपने, ताकि वो पति को खिला देगी। माटी वाली का गांव शहर से दूर था, पैदल चलने में 1 घंटा लगता था। वह सोचने लगी कि घर जाकर पहले प्याज को पीस कर तलूँगी, फिर बूढ़े को खाने को दूंगी। कैसे मेरे इंतज़ार में बैठा रहता है। इसमें जो ये कहा है कि प्याज को पीस कर मैं तलूँगी, तो उसमें उसको थोड़ी सी कमाई ज़्यादा हो जाती है। वो सोचते हैं कि कभी उसको सब्ज़ी तो खिलाई नहीं, आज मैं प्याज खरीद लूँगी, उसको थोड़ा सा तल दूँगी और उसके बाद रोटी के साथ उसको दूँगी। रोज़ की उसकी यही दिनचर्या है कि वह मिट्टी खोदने, पहुँचाने, वापस आने में रात हो जाती है। उसके पास न अपना खेत है न ज़मीन। उसकी झोंपड़ी ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है, जिसके बदले उसे बेगार ढूंढनी पड़ती है। उसका भी काम जो है घर का करना पड़ता है। यह सोचते सोचते वह घर पहुंची तो उसने उस समय प्याज तले, उसको रोटी देने के लिए गई तो देखा तो वो बूढ़ा मर चुका होता है। तो इसमें बड़ा दुख है कि कैसे जो है उसको खाने को नहीं मिलता, या कैसे भी है वो बीमार भी पड़ा है और अब जो है बूढ़ा भी मर चुका, वो बेचारी अकेली रह गई है। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उसके घर आकर उसका निवास पूछा। उसने बताया कि उसने जिंदगी भर टिहरी के लोगों की मिट्टी पहुंचाई है। साहब ने पूछा, क्या माटा खान उसके नाम है? बुढ़िया ने बताया, माटा खान मेरी रोज़ी है साहब, वह मेरे नाम नहीं है। अफसर बोला, हमें ज़मीन के कागज़ चाहिए, रोज़ी का नहीं। बुढ़िया ने पूछा कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी? साहब बोला, इसका फैसला हम नहीं कर सकते, यह तुझे खुद तय करना है। इसी के साथ टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। सब और आपाथापी और अफरा तफरी मच गई। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। पानी भरने से सब जितने भी वो शमशान घाट थे वो भी डूब गए। अब इसका बूढ़ा, उसका जो पति है वो मर चुका है। अब उसको कहाँ लेके जाए? शमशान में भी पानी आ चुका। नहीं तो अक्सर सोचा जाता है कि मरने के बाद तो थोड़ी बहुत ज़मीन मिलेगी रहने को, चाहे कितना ही गरीब हो। लेकिन अब इनके नसीब में ये भी नहीं है कि मरने के बाद भी वहाँ ज़मीन उसको दफनाने को जैसे नहीं मिल रही। तो ऐसी बात वो कर रही है। माटी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी है। वह सबसे कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यहीं पर ये लेसन ख़त्म हो जाता है। ये इसका सार था। आशा मुझे समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। आपकी समझ से वह कौन से कारण रहे होंगे जिससे कि सब लोग माटी वाली को पहचानते हैं? मैंने अभी सार के अंदर आपको बताया था कि शहरवासी माटी वाली और उसके कनस्तर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि टिहरी शहर में केवल एक वही माटी वाली है, उसका कोई प्रतियोगी भी नहीं है। वह सभी के घरों में लीपने वाली लाल मिट्टी दिया करती थी। लाल मिट्टी की ज़रूरत सबको थी, इसलिए सभी उसे जानते थे, उसके ग्राहक थे। वह पिछले अनेक वर्षों से शहर में सेवा कर रही थी। माटी वाली की गरीबी, फटेहाली, बेचारगी भी उसकी एक पहचान रही होगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। समय बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती, माटी रहती एक घर से दूसरे घर में, और घर से जाने में और वापस आने में उसको रात हो जाती थी, काफ़ी टाइम लग जाता था। तो उसको अपने सोचने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि उसके भाग्य में क्या लिखा है, अच्छा है, बुरा भाग्य है, जो भी है। माटी वाली के सामने सबसे बड़ी और अहम समस्या यह थी कि वह अपना और बूढ़े पति का पेट कैसे पाले, और अगर उसे गांव छोड़कर जाना पड़े तो फिर गुजारा कैसे करेगी। अब तक तो माटा खान उसकी रोजी रोटी बना हुआ था,
वहाँ से उजड़ने के बाद उसका क्या होगा, यह समस्या उससे पागल बनाए हुए थी। उसके पास अच्छे या बुरे भाग्य के सोचने का वक्त उसके पास नहीं था। थर्ड क्वेश्चन है, भूख मीठी के भोजन मीठा से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। इस प्रश्न में यह तथ्य छिपा हुआ है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं होता, वह भूख के कारण ही स्वादिष्ट लगता है। इसलिए रोटी चाहे रूखी हो, सूखी हो, साग के साथ हो, चाय के साथ हो, वह भूख के कारण ही मीठी प्रतीत होती है। अतः रोटी के स्वाद का वास्तविक जो कारण है वो है भूख, वह भूख ही होती है। तभी तो हम कहते हैं कि भूख हो तो चने भी बादाम लगते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल और मेरा मन है गवाही नहीं देता, ये मालकिन ने कहा था। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में आपके विचार क्या हैं, वो व्यक्त कीजिए। मालकिन कहती है कि उससे अपने पुरखों की सब चीज़ों से मोह है। उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने जोड़ जोड़ के जो भांडे बर्तन इकट्ठे किए हैं, जो और भी सामान है, उसको सस्ते भाव में बेचना नहीं चाहती है कि उस सस्ते भाव में बेचकर नए कुछ सामान ले आए। न जाने उनके पूर्वजों ने कितनी मेहनत से पेट काट काट कर ये चीज़ें बनाई हों। इसलिए उन चीज़ों को सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, सुरक्षित रखना ज़रूरी है। उन्हें बेचना और वह भी बहुत सस्ते में बेच देना बहुत ही गलत है। मेरे विचार से मालकिन की बातों में सत्य है। हमें जहाँ तक हो सके अपने पूर्वजों की निशानी को बचाकर रखना चाहिए, परंतु पूर्वजों की विरासत का मोह जीवन से बड़ा नहीं होता। अगर जान पर संकट आ जाए तो पुरखों की संपत्ति को बेचने से इनकार भी नहीं करना चाहिए। सहज स्वाभाविक स्थितियों में हमें उसे सुरक्षित रखना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। एक बार हिसाब लगाती है कि एक मैं खा लेती हूँ, एक पति को दे दूँगी या कुछ ऐसे, तो ऐसे हिसाब लगा लगा कर करते हैं। उसकी मजबूरी क्या है कि गरीबी है। माटी वाली का यह रोटियों को इस तरह गिनना यह बताता है कि वह वास्तविकता में बहुत गरीब है, वो वाकई में गरीब है। उसके पास पेट भरने के पर्याप्त साधन नहीं है। वह रोज़ कमाती है, खाती है। इससे यह भी पता चलता है कि उसे केवल अपना ही नहीं, अपने बूढ़े पति का भी पेट भरना होता है। इसलिए उसे रोटियों का बराबर हिसाब रखना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। ये लाइन लेसन के अंदर आई हुई है। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। माटी वाली एक मजबूर पत्नी है। उसका पति विवश और बूढ़ा है। वह काम करने के योग्य नहीं रहा। वह पूरी तरह अपने पत्नी पर ही निर्भर हो चुका है। इसलिए माटी वाली उसका पूरा ध्यान रखती है। वह खुद खाने से पहले उसके खाने के लिए रोटियां बचाकर रखती है। उसमें अपने जीवन साथी के प्रति गहरा प्रेम और लगाव है। सच तो यह है कि वह अब उसके प्रति प्रेम, वात्सल्य और करुणा रखने वाली है। जब से बूढ़ा दयनीय दशा में पहुंचा है, वह पति के प्रति सहृदय हो उठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ये माटी वाली ने कहा था। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय यह है, इसका अर्थ यह है कि गरीब आदमी का रहने का ठिकाना नहीं छीनना चाहिए। गरीब आदमी अपने स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसने में समर्थ नहीं होता। इसलिए अगर वह अपने मूल स्थान से उजड़ गया तो उसकी मिट्टी खराब हो जाती है। मिट्टी खराब होने का मतलब उसकी ज़िंदगी खराब होती है। वह मारा मारा फिरता रहता है। इसलिए उसे अपने निवास स्थान पर ही अंतिम सांस लेने का अधिकार होना चाहिए। उसे अंतिम यात्रा अर्थात शमशान तक वहीं रहना चाहिए जहाँ का वह मूल निवासी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापना की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। कुछ पॉइंट मैं इसके आपको बता देती हूँ, बाकी उसमें से पॉइंट्स को आप बड़ा करके आप अच्छे ढंग से और भी लिख सकोगे। विस्थापन का क्या अर्थ है कि एक स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसना।
यह बहुत बड़ी समस्या है। विस्थापन से जिंदगी जो है पूरी तरह हिल जाती है। कुछ भी निश्चित नहीं रहता, सब कुछ अनिश्चित हो जाता है। पुरानी सारी व्यवस्थाएं छिन जाती है, पुराने मित्र छूट जाते हैं, आदतें लाचार हो जाती हैं। नए स्थान में फिर से जो व्यवस्था है वो बनानी पड़ती है, नए मित्र बनाने पड़ते हैं। अगर अमीर हो उसके लिए तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन गरीब के लिए और भी मुश्किल है। नए विश्वास जमाने पड़ते हैं। एक स्थान के उस जो नया स्थान है उसके अकॉर्डिंग उसको ढलना पड़ता है। और विस्थापन की जो समस्या है, इससे की जो सबसे बड़ी समस्या और भी है वो क्या है, घर बार और रोजगार की। रोजगार नहीं मिलते, नौकरी नहीं मिलती, काम धंधा नहीं, सब छूट जाता है। विस्थापित व्यक्ति कहाँ रहे, कौन सा रोजगार करे, पुराने सारे काम धंधे छूट जाते हैं। जिन लोगों को बुढ़ापे में विस्थापित होना पड़ता है उसकी तो मानो सोच लो मौत ही हो जाती है। सचमुच उसका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। टिहरी बांध बनाने के सिलसिले में हजारों परिवारों को खेती बाड़ी, काम धंधा, नौकरी, व्यापार और निश्चित मजदूरी छोड़नी पड़ी। माटी वाली की पीड़ा हम समझ सकते हैं। पिछले दिनों भारत में अनेक बड़े बड़े विस्थापन हुए। जैसे पहले 1947 में भारत पाक का विभाजन हुआ। लाखों लोग लाहौर से दिल्ली आए, दिल्ली से कराची गए। तो ऐसे विस्थापन में क्या है, लाखों लोग मारे गए, अरबों की संपत्ति स्वाह हो गई कि ख़त्म हो गई। तो ऐसे जो है काफ़ी समस्या हो जाती है। उस पर इन पॉइंट्स को देखकर आप और भी लिख सकते हो। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं इस लेसन से जो अलग बनते हैं, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। पुनर्वास के लिए माटी वाली को किस समस्या का सामना करना पड़ा? सरकारी पुनर्वास के लिए कागजी प्रमाणों की आवश्यकता थी कि जो ज़मीन है उसके कागज़ चाहिए थे, माटी वाली के पास थे नहीं। माटी वाली बिल्कुल अनपढ़ दलित महिला थी। उसके अपने नाम ना तो कोई ज़मीन थी, ना जायदाद, न कोई ठौर ठिकाना। माटा खान से मिट्टी खोदना भी उसका प्राकृतिक अधिकार था, कानूनी नहीं। अतः पुनर्वास के मामले में वह बिल्कुल लाचार हो गई। उसके सामने भविष्य के ठिकाने का संकट खड़ा हो गया। बांध बनाने से अनेक गांव उजड़ जाते हैं। क्या इस कारण बांध नहीं बनाने चाहिए? ये क्वेश्चन है। नहीं, बांध बनाने का काम हजारों गांवों को पानी और बिजली प्रदान करने के लिए होता है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बांध बनने के बाद कई लोगों का रोजी रोटी और ये जो ठौर ठिकाना जैसे माटी वाले का वो उजड़ भी जाता है। इसलिए उन्हें रोकना नहीं चाहिए, परंतु गांवों के उजड़ने का समाधान आवश्यक हो जाना चाहिए कि उनका समाधान हो कि जो लोग वहाँ रहते हैं उनका ठौर ठिकाना या कुछ और ऐसी जगह हो, वहाँ पे उनको एक बार बसाना चाहिए। उसके बाद बांध बनाना शुरू करना चाहिए। ऐसे नहीं कि लोगों को एकदम भेज दे, वो कहाँ मारे फिरते रहेंगे, कहाँ उनका व्यवसाय छूट जाता है जैसे। तो इतना दुखी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उनको। उजड़े हुए गांवों, अगला क्वेश्चन है, उजड़े हुए गांवों के लोगों को कैसे बसाया जाना चाहिए? उजड़े हुए गांव के लोगों को बसाने के लिए नए गांव दिए जाने चाहिए। उनकी रोजी रोटी की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पहले उन्हें बसाना चाहिए, उसके बाद बांध बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से माटी वाले के अधिकारों की सुरक्षा किसे करनी चाहिए? वह किसका दायित्व है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्वयं माटी वाले की, या समाज का दायित्व है, या फिर सरकार का? मेरे विचार से माटी वाली के अधिकारों की सुरक्षा से कोई भी बच नहीं सकता। माटी वाली अबोध है, अपने अधिकारों को वो नहीं जानती, अपने अधिकारों से वह अनभिज्ञ है। उसे अपने लिए कुछ मांगना स्वाभिमान के विरुद्ध लगता है। अतः उसके अधिकारों की सुरक्षा समाज और सरकार को होनी चाहिए। उनकी जो सुरक्षा है वो सरकार को और समाज को करनी चाहिए। उनका दायित्व बनता है किसका? सरकार का और समाज का। सरकार समाज का ही प्रतिनिधि है। उसे यह जिम्मा सौंपा गया है कि वह एक एक प्राणी की सुख सुविधा का प्रबंध करे।
अतः सरकार का दायित्व अंतिम है, वह अपनी जिम्मेवारी से, अपने जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रशासन को अपने वरिष्ठ नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या माटी वाली की जीवन शैली से आप संतुष्ट हैं? किसी भी प्रशासन को अपने एक एक नागरिक का ध्यान रखना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक सम्मान के पात्र होते हैं, अतः उनकी सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। माटी वाली इतने बुढ़ापे में कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है, प्रशासन को चाहिए कि वह उस तक पहुँचे, उससे इतना कठोर काम ना करवाए, उसे सम्मानपूर्वक भोजन, वस्त्र और आवास की रहने की जगह प्रदान करे। उसका आवास लेने से पहले उसके लिए अन्य गांव में रहने की, खाने पीने की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन माटी वाली के थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे। मुझे आशा है कि आपको ये लेसन अब बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर होगा। अगर कोई भी परेशानी आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।